नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं साधना प्लस बिहार झारखंड। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। नीति आयोग की रिपोर्ट पर तेजस्वी का सीएम पर हमला, कहा बिहार बर्बाद है, नीतीश कुमार है। सूबे में अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर होने की कही बात। तेज प्रताप का तेजस्वी यादव पर जुबानी हमला, लालू यादव को दिल्ली में बनाकर रखा बंधक। आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना नहीं होने देंगे पूरा। लालू को बंधक बनाने वाले बयान पर सियासत तेज, बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने दी प्रतिक्रिया। बंधक बनाने वाले बयान को बताया गंभीर। खगड़िया में तेज हुआ चुनावी प्रचार, 8 अक्टूबर को होने हैं पंचायत चुनाव। घर घर जाकर मतदाताओं से मिल रहे प्रत्याशी। नालंदा में सुशासन बाबू के दावों की खुली पोल, शराबबंदी कानून के बावजूद फल फूल रहा शराब का कारोबार। जिला मुख्यालय से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में आगामी 8 अक्टूबर को होने वाले चुनाव को लेकर खगड़िया में भी चुनावी प्रचार प्रसार अब तेज हो गया है। हर प्रत्याशी अपने अपने लोक लुभावन दावे और विकास के विजन से जनता को रिझाने की पूरी ताकत झोंक रहा है। वहीं इसी बार अगर हम बात परबत्ता प्रखंड की करें तो केवला पंचायत में चुनावी प्रचार प्रसार जोरों पर है। इस कड़ी में कबेला पंचायत के सिटिंग प्रत्याशी बालकृष्ण शर्मा का कबेला पंचायत में तूफानी दौरा जारी है। बालकृष्ण शर्मा पंचायत के बल्हा कबला में घर घर जाकर मतदाताओं से मिले और अपनी उपलब्धियों को जनता के बीच रखा। इस दौरान उन्होंने पंचायत में स्वरोजगार के जरिए पंचायत वासियों को आर्थिक रूप से सशक्त करने का भरोसा भी दिलाया। वहीं पब्लिक से मिल रहे समर्थन से उत्साहित बालकृष्ण का दावा है कि उनकी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि उनके कार्यकाल में कबेला पंचायत में चहुमुखी विकास हुआ है। वहीं इन 3 गांव वाले इस पंचायत की कुल जनसंख्या जहां लगभग 11,800 है, वहीं कुल मतदाता 8,432 वाले इस पंचायत में 15 वार्ड हैं। इस बार पंचायत के मुखिया पद के लिए 17 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। पंचायत की अगर बात करें तो इसका कुछ भाग बाढ़ से प्रभावित भी है। 2001 से जब से चुनाव होना शुरू हुआ है तो कबेला पंचायत में यहाँ जो 20 वर्षों से जो काम नहीं हुआ था, 15-16 वर्ष से, उस काम को मैंने 5 साल में करके दिखाया है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, कोई ऐसा मतलब काम नहीं है जिसको भी मैंने यहाँ पर इस पंचायत में मैंने उतारने का काम नहीं किया। सबसे पहले तो हम यहाँ पर लगभग 1200 आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना देने का हमने काम किया। उसके बाद कुछ उसमें जो छूटे हुए व्यक्ति जिसका परिवार का नाम नहीं दिया गया था, लगभग 600 परिवार को मैंने इसमें जोड़ने का काम किया है, नया परिवार को। तो घर घर जाकर मतदाताओं से प्रत्याशी मिल रहे हैं, अपने पक्ष में वोट डालने की अपील भी कर रहे हैं। 8 अक्टूबर को पंचायत चुनाव होने हैं। वहीं खगड़िया में पंचायत चुनाव में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, चाहे वो वार्ड सदस्य हो या मुखिया या जिला परिषद। हर सीट के लिए अच्छी खासी महिला प्रत्याशी चुनावी मैदान में दिख रही हैं। वहीं गोगरी प्रखंड के इटहरी पंचायत की बात अगर की जाए तो यहां 2 बार मुखिया रहे राजीव प्रकाश और बबलू सिंह की पत्नी अनीता सिंह एक बार फिर अपना भाग्य आजमा रही हैं। जनता 2 बार उनके पति पर भरोसा जता चुकी है। पंचायत के विकास की अगर बात की जाए तो पूर्व मुखिया राजीव प्रकाश और बबलू सिंह वर्तमान मुखिया के द्वारा किए गए कार्यों से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने जो महिलाओं को पंचायत में आरक्षण देने का काम किया है, उससे सुदूर गांव की महिला भी सशक्त होकर पुरुषों से कंधा से कंधा मिलाकर चल रही है। अगली खबर लातेहार से, जहां बालूमाथ प्रखंड के गणेशपुर ग्राम में आयोजित 10 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन पूर्व विधायक प्रकाश राम ने किया। बता दें कि ये टूर्नामेंट संगम युवा क्लब के द्वारा आयोजित किया गया। इस दौरान उद्घाटन मैच खैरागढ़ प्रिंस क्लब बनाम जेवीएम क्लब मैक्लुस्कीगंज के बीच खेला गया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी बेहद जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि गांव क्षेत्रों में इस तरह के टूर्नामेंट का आयोजन होने से युवाओं को अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिलता है।
आज इनके संगम क्लब के तत्वाधान में गांधी जयंती के शुभ अवसर पर बिरसा मुंडा फुटबॉल मैच का इन्होंने आयोजन किया है। तो निश्चित रूप से जो है खेल से जो है मानसिक शारीरिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है और इस तरह के सुदूरवर्ती क्षेत्र में खेल का आयोजन करना निश्चित रूप से जो है काफ़ी सराहनीय इन्होंने जो है योगदान दिया है इस खेल के माध्यम से, खास करके इस क्षेत्र में। तो खेल के माध्यम से जो है यहाँ के नौजवानों को हम ये कहना चाहेंगे कि हारना और जीतना, हारना भी कोई जरूरी नहीं है। तो 10 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। बता दें कि इस दौरान पूर्व विधायक प्रकाश राम ने फुटबॉल टूर्नामेंट का ये उद्घाटन किया है। बढ़ते हैं आगे, जहां केंद्र सरकार के शीर्ष थिंक टैंक नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट को लेकर तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर निशाना साधा है। नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर तंज कसा है और कहा है कि बिहार बर्बाद है, नीतीश कुमार हैं। साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि सूबे में अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर है। रविवार को दिल्ली से पटना पहुंचे तेजस्वी यादव ने जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डे पर मीडिया कर्मियों से बातचीत की और कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थके हारे हुए हैं। नीतीश कुमार से बिहार अब संभल नहीं रहा। साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि मैंने कई बार नीति आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा में भी रखा, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई। जो भी लोग सत्ता में हैं, वो क्या जवाब देंगे? नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हकीकत यही है कि बिहार में भ्रष्टाचार है, बिहार में अपराध है, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, बिहार बेरोजगारी का केंद्र बनता जा रहा है। लोग नारा लगाते थे कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, लेकिन अब बिहार बर्बाद है क्योंकि नीतीश कुमार है। बिहार अब पीछे से पहला नंबर प्राप्त कर चुका है। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे फिसड्डी राज्य साबित हुआ है। कई बार नीति आयोग के रिपोर्ट को हमने विधानसभा में भी बताया, उसके बाद भी कोई प्रतिक्रिया जो है मुख्यमंत्री का नहीं है। अब जो भी लोग सत्ता में हैं एनडीए के, वो क्या बोलेंगे? हकीकत तो यही है कि बिहार में भ्रष्टाचार है, बिहार में अपराध है, बिहार में चिकित्सा स्वास्थ्य पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है। तो जहां एक तरफ तेजस्वी यादव राजनीतिक बयान दे रहे हैं, वहीं लालू परिवार में छिड़ी जंग अब आखिरी मुकाम तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। बता दें कि लालू राबड़ी के बड़े बेटे यानी तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि लालू यादव को बंधक बनाकर दिल्ली में रखा गया है, उन्हें पटना आने ही नहीं दिया जा रहा। तेज प्रताप ने यह भी कहा कि जो लोग आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख रहे हैं, उनका सपना कभी पूरा नहीं होने देंगे। दरअसल तेज प्रताप यादव ने अपना नया संगठन बनाया है, छात्र जनशक्ति परिषद। आज उस संगठन का प्रशिक्षण शिविर था। तेज प्रताप ने उसी शिविर में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए ये हमला बोला है। बिहार की जनता भी सुन ले इस चीज को, संगठन बढ़ेगा नहीं, टूट जाएगा। पिताजी हमारे अस्वस्थ चल रहे हैं, हम कोई प्रेशर नहीं देना चाहते किसी भी तरीके का, बीमारी से जूझ रहे हैं। कुछ लोग जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख लिए हैं आरजेडी में। आरजेडी में कुछ लोग जो है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख लिए, 4-5 लोग हैं। वहीं अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव की वजह से लगातार फजीहत झेल रहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अब तेज प्रताप के नए आरोपों पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। जी हां, तेज प्रताप यादव ने ये आरोप लगाया था कि उनके पिता लालू प्रसाद यादव को दिल्ली में बंधक बनाकर रखा गया है। तेज प्रताप ने कहा था कि कुछ लोग पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी हथियाना चाहते हैं, इसलिए साजिश रच रहे हैं। तेज प्रताप का निशाना सीधे सीधे अपने छोटे भाई यानी तेजस्वी यादव पर था। आज सुबह पटना पहुंचे तेजस्वी यादव ने अपने बड़े भाई के आरोपों पर सवाल किए जाने पर पलटवार किया है। बता दें कि तेजस्वी यादव ने इस दौरान कहा कि लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री लंबे अरसे तक रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे,
देश के दो प्रधानमंत्रियों की कुर्सी पर बैठने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करवाने का काम भी किया। ऐसे में अगर कोई इस तरह के आरोप लगा रहा है तो ये बात लालू प्रसाद यादव के व्यक्तित्व से मेल नहीं खाती। देखिए, अब हम इतना जरूर कह सकते हैं कि लालू जी जो हैं लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, दो प्रधानमंत्री उन्होंने बनाया, आडवाणी जी को भी गिरफ्तार किया। तो उनका जो व्यक्तित्व है इससे मैच नहीं खाता। वहीं तेज प्रताप यादव ने अपने पिताजी यानी लालू यादव को लेकर बंधक बनाने की बात पर बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। डॉक्टर निखिल आनंद ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। हमारे बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप विरोध प्रतिरोध होता रहता है, लेकिन निजी तौर पर हम सब उनका दिल से बहुत सम्मान करते हैं। लालू जी के बड़े बेटे यानी तेज प्रताप यादव ने अपने पिताजी के बारे में कुछ लोगों द्वारा दिल्ली में बंधक बनाकर रखने की बातें सार्वजनिक तौर पर कही हैं, जो गंभीर बातें हैं। हालांकि ये विषय लालू के परिवार का निहायत ही अंदरूनी, व्यक्तिगत और पारिवारिक मामला है, लेकिन हम सबकी चिंता भी स्वाभाविक है। देखिए, लालू जी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनका निजी तौर पर बहुत दिल से हम सभी सम्मान करते हैं। हालांकि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप विरोध प्रतिरोध अलग सी बातें हैं, निजी तौर पर उनका एक रिस्पेक्ट है। अब तेज प्रताप यादव ने जो बातें कही है कि उनको बंधक बनाकर रखा जा रहा है और अन्य बातें, हालांकि उनके परिवार की अंदरूनी बातें हैं, निजी बातें, पारिवारिक बातें हैं, लेकिन हम सभी की चिंता भी स्वाभाविक है। इस पर कहीं न कहीं से एक स्पष्टीकरण तो आना चाहिए। वहीं तेज प्रताप यादव के बयान के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कौन किसको बंधक बनाकर रखता है, ये आरजेडी का आंतरिक मामला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में माता पिता भरण पोषण अधिनियम 2007 बनाया है, जिसमें माँ पिता के सम्मान की रक्षा के लिए कानून बनाया गया है। ऐसी स्थिति में कानून बना हुआ है, अगर जरूरत पड़े तो इसका लाभ ले सकते हैं। तो आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया है, जहां उनका कहना है कि उनके पिता लालू प्रसाद यादव को दिल्ली में बंधक बनाकर रखा गया है। वहीं अब इस बयान के बाद लगातार राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। जहां तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है, वहीं अब तमाम विपक्षी दलों का बयान भी सामने आने लगा है। बता दें कि इसी कड़ी में जहां बीजेपी का बयान सामने आया, वहीं अब इसके बाद एक बार फिर से ये सियासत गरमाई हुई नजर आ रही है। कौन किसको बंधक बनाकर रखा है, यह राष्ट्रीय जनता दल का आंतरिक मामला है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राज्य में वरिष्ठ नागरिक एवं माता पिता भरण पोषण अधिनियम 2007 बनाया है, जिसमें मां पिता के सम्मान की रक्षा की कानूनी व्यवस्था की गई, जिसमें जीवन की सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा, भरण पोषण, गुजारा भत्ता और अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ आवेदन पर पत्र दिया जाना है। वरिष्ठ नागरिक एवं और अब बात पाकुड़ की करेंगे, जहां राजबांध में हैप्पी यूथ क्लब राजबांध की ओर से फुटबॉल मैदान में 3 दिवसीय जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका समापन और फाइनल मैच आज हुआ है। बता दें कि प्रतियोगिता के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद अध्यक्ष बाबूधन मुर्मू शामिल हुए। वहीं खिलाड़ियों और आयोजन समिति को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आयोजन समिति के सभी सदस्य धन्यवाद के पात्र हैं। इस तरह के आयोजन से स्थानीय खिलाड़ियों की प्रतिभा निखरेगी। मौके पर खेल अध्यक्ष मुखिया हेम्ब्रम, सचिव ठाकुर हेम्ब्रम, शिवू हेम्ब्रम समेत कई लोग मौजूद नजर आए। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के शुभ अवसर पर जो पूरा 2 अक्टूबर में हमारा गांधी जी को संदेश देने के लिए जो यहाँ हैप्पी यूथ क्लब
राजबांध के तरफ से 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट रखा गया था। यही हम संदेश देना चाहते हैं कि फुटबॉल खिलाड़ी दूर दूर से यहाँ पर आए हैं, दुमका से, साहिबगंज से। और खलारी कोयलांचल से सटे पिपरवार क्षेत्र के बचरा 4 नंबर मैदान में चल रहे 5 दिवसीय भोला साव मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट अब खत्म हो गया है। बता दें कि समापन समारोह में मुख्य अतिथि बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक अंबा प्रसाद रहीं। वहीं मौके पर विजेता टीम को 50,000 रुपए का चेक और ट्रॉफी और उप विजेता टीम को 30,000 रुपए का चेक और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। वहीं इस मौके पर बड़कागांव विधानसभा के विधायक अंबा प्रसाद ने कहा, धनमिया से केडी डकरा जाने के क्रम में यहाँ के लोगों को काफी परेशानियां हो रही है। ग्रामीण, आम मजदूर और सीसीएल कर्मी को भी ड्यूटी करने में काफी परेशानी हो रही है और मैं यहाँ के प्रबंधन से अपील करना चाहता हूँ और अब आइए आपको सीधा लिए चलते हैं राजधानी रांची, जहां कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। क्या है मुद्दा प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे, आइए आपको दिखाते हैं। जब भी कार्यक्रम बनता है तो मैं इस बात को जरूर इस बात का ध्यान रखता हूं कि अपने मीडिया मित्रों से जरूर बातचीत हो। बाइक इस्तेमाल करें ये लोग फिर ये करने लगते। हेलो यही वाला फैन बंद कर दो, पंखा से आवाज हो रहा है लगता है। ये लोग का दिक्कत। हाँ, डिस्टर्ब होता है। एसी चला हुआ है ना? ठीक। हाँ, अब आवाज नहीं करेगा ना? मैं ये कह रहा था कि जब भी मैं रांची आता हूँ या झारखंड आता हूँ तो मेरा ये प्रयास रहता है कि आप सब लोगों से एक बार जरूर भेंट होनी चाहिए, अपने पत्रकार मित्रों से भेंट होनी चाहिए। और इसीलिए आज अब मेरा आना तो कल ही हुआ था। कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, उसमें भी मैंने भाग लिया। और आज मुझे मेरी वापसी है, दिल्ली में वापस जा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि जाने से पहले आप सब लोगों से बातचीत हो, कुछ आदान प्रदान हो। आप सभी लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं कि जब से मोदी जी शासन में आए हैं, हमें याद है जब लाल किले से उन्होंने ये कहा था कि ना खाएंगे ना खाने देंगे। पूरे देश ने उसका स्वागत किया था, अभिनंदन किया था उस जुमले का। लेकिन ये भी एक जुमला साबित हुआ और इधर कई ऐसी घटनाएं हो रही हैं देश के अंदर जो देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए चिंताजनक है। अभी आपने देखा होगा एमेजॉन को लेकर किस तरह से जो भ्रष्टाचार हुआ है हमारे देश के अंदर, जिसका खुलासा अभी हुआ है। इससे पहले भी कई ऐसे मुद्दे आए थे भ्रष्टाचार के, रफाल को लेकर। रफाल के मामले को भी उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी ने, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने और भी पूरे विपक्ष ने इस बात की मांग की थी कि रफाल के पूरा जो डील हुआ है, उस डील की पूरी जानकारी के लिए, उसकी असलियत जानने के लिए एक जेपीसी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए, जिसमें सभी दल के लोग हों, भाजपा के भी लोग हों, उनके गठबंधन के भी लोग हों, और उसमें पूरी तरह से विस्तार से उस पर चर्चा हो, बातचीत हो। और अगर सरकार साफ सुथरी है, स्वच्छ है, तो किसी तरह का कोई अगर गलत काम नहीं किया है
तो सरकार को उसे संकोच नहीं करना चाहिए था। लेकिन विपक्ष की वो मांग नहीं मानी गई। आज फिर एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि लगभग 8,540 करोड़ के रिश्वत देने की बात कही गई है इस एमेजोन की तरफ से, और उसका उद्देश्य यह है, उनका मकसद ये है कि जो देश के अंदर छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं इस क्षेत्र में, उनकी रोटी रोजी पर एक तरह से हमला है और एक पूरी तरह से उस पर कब्जा करने की कोशिश है। भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, सब लोग जानते हैं, और इसलिए एमेजोन की ये कोशिश है, बहुत सारे देशों की ये कोशिश रहती है कि भारत में वो अपना पैर जमाएं। पैर ठीक है, हमने उनके लिए दरवाजे खोले हैं विदेशी कंपनियों के लिए। हालांकि भाजपा ने हमेशा उसका विरोध किया था जब वो विपक्ष में थे। मोदी जी जब विपक्ष में थे, मुख्यमंत्री की हैसियत से भी और भारतीय जनता पार्टी के नेता की हैसियत से भी उन्होंने विदेशी कंपनियों को, जब हम लोगों ने 50% की हिस्सेदारी दी थी तो उसका विरोध किया। आज 100% हिस्सेदारी मिल रही है कंपनियों को, इस नाम पर कि पूंजी निवेश होगा, हमारे देश में पूंजी आएगी। हमें उस पर कोई इतराज नहीं है। ठीक है, अगर उससे रोजगार बढ़ता है, उससे देश में अर्थव्यवस्था उससे सुधरती है तो हमें उससे कोई इतराज नहीं। लेकिन अभी जो मैंने कहा कि जो खुलासा हुआ है उसमें ये पता चला है कि लगभग 8,540 करोड़ रुपए का भुगतान उस कंपनी ने किया है। किनको किया है, इसके पीछे कौन लोग हैं और उनका क्या उद्देश्य है, वो भी उनको ये बताया गया है कि ये जो इसमें कई पदाधिकारी शामिल हैं, इसमें कई राजनेता शामिल हैं, ये ऐसा आरोप लगाया गया है। तो ऐसे हालात में हम लोगों की यही कोशिश है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज तो आपको बता दें कि राजधानी रांची के प्रदेश कांग्रेस भवन की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे आप, जहां महासचिव तारिक अनवर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव छोटे छोटे जो व्यापारी थे, एक तरह से उन पर आक्रमण किया है, उन पर हमला किया है। आप सब जानते हैं कि किसी तरह की भी रिश्वत और किसी तरह की भी इस तरह की जो बात है, वो हमारे देश में भी और अमेरिका में भी वो एक तरह से आपराधिक कार्य है और उसकी जांच होनी चाहिए। हम लोगों की यही मांग है, कांग्रेस पार्टी की मांग यही है कि जो इस तरह का आरोप है सरकार के ऊपर, क्योंकि ये सारा काम जो हुआ है वो मोदी जी के नाक के नीचे हुआ है, सारी चीजें केंद्र सरकार के नीचे हुई है, और इसलिए हम लोग का ये मानना है कि एक जो सिटिंग जज है उनके अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमिटी, जांच कमेटी का गठन करे सरकार। अगर वो इसमें कहीं शामिल नहीं है, अगर उसमें इनका कहीं कोई हिस्सा नहीं है, तो वो एक जांच कमेटी का गठन करके उस मामले का खुलासा कर सकते हैं। और देश में जो एक आम तौर पर ये माहौल बना है, या आम तौर पर लोगों का ये जो विश्वास बना है कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, उससे सरकार अपने आप को मुक्त करा सकती है। दूसरा, अभी कुछ ही दिनों पहले आपने सुना कि गुजरात में जो अडानी पोर्ट है, वहां पर ड्रग स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा केस आया। दुनिया का सबसे बड़ा इस ड्रग स्मगलिंग का जो कोशिश थी वो वहां पकड़ी गई
ये जो पोर्ट है वो अडानी जी का पोर्ट है और ये पहली बार नहीं हुआ है, एक बार पहले भी हो चुका था और देश के अलग अलग हिस्सों में ये काम हो रहा है। एक तरफ तो हमारे देश का नौजवान बेरोजगारी से त्रस्त है, तो हम उसको रोजगार नहीं देकर उसको ड्रग देने की कोशिश कर रहे हैं, उसको नशा देने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो एक खतरा हमारे देश के सामने आया है, ये बहुत ही खतरनाक है और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि इस मामले की भी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। कौन लोग थे जो इतनी बड़ी संख्या में जो नशीली दवा है उसका वो आयात कर रहे थे, तो वो भी लोगों को, भारतवासियों को उसकी जानकारी दी जानी चाहिए, बताया जाना चाहिए। तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव तारिक अनवर को सुन रहे थे आप, जहां उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लगभग 8,546 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। इस दौरान रिश्वत लेने की बात भी उन्होंने कही है। बहुत बड़ा खुलासा तारिक अनवर के द्वारा यह किया गया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और कई बड़े राजनेताओं को निशाने पर लिया है। अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस पूरे मामले पर क्या कुछ जांच करवाती है, क्या कुछ अहम खुलासे निकल करके इस दौरान सामने आते हैं। इसी के साथ उस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। नमस्कार।